So, very good afternoon. We'll start today's topic. Topic is itself divided into three parts: manic depressive psychosis, involutional melancholia, and neurasthenia. Okay, so I'm Dr. Ritika Singh. I'm senior resident in the Department of Psychiatry. We'll see this topic under the following headings. So, without further ado, we'll move forward. So, when we talk about mental health disorders, the terminologies which are currently used in psychiatric illness, they had different names back then. तो उसमें से कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका नाम अब थोड़ा चेंज हो गया है, जिनका कैटेगराइजेशन थोड़ा बदल गया है. तो जैसे मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है, मेलेनकोलिया है, न्यूरस्थीनिया है. पहले इनको बहुत कॉमनली यूज किया जाता था डायग्नोसिस में. अब इनको रीडिफाइन करके इनको नया नाम दे दिया गया है. ठीक है. सो अगर हम मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस की बात करें तो बहुत पहले जीन पियर फार्लेट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने होली सर्कुलर ही बताया था, यानी कि सर्कुलर इंसैनिटी. इसका मतलब एक साइकिल में हो रहा है. ठीक है, कभी ठीक हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है. फिर लेटर और एमिल क्रैपलिन जो है, उन्होंने मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस टर्म दिया था और उन्होंने उसको स्किजोफ्रेनिया से डिफरेंशिएट किया था कि कैसे मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है वो स्किजोफ्रेनिया से अलग. ठीक है. अब विद टाइम जैसे जैसे बढ़ता रहा तो इसको जो मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है वो बाइपोलर डिसऑर्डर के टर्म पे कन्वर्ट हो गई. ठीक है, समझ में आया. तो सिमिलरली इन्वोल्यूशनल मेलनकोलिया की बात करें तो ये एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर का ही एक टाइप था जो कि ज्यादातर मिडिल या लेट मिडिल एज या ओल्ड एज में देखने को मिलता था. तो इसको भी अब ये टर्म हट गया है, अब ये भी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंडर ही आने लग गया है. कुछ कुछ उसमें साइकोटिक सिम्टम मिलते हैं. वैसे ही न्यूरेस्थीनिया जो है, ये भी एक टर्म था कि जो जॉर्ज बर्ड ने दिया था. इसको आपका जो एक्सेसिव काम करने से लोग थक जाते थे, इस वजह से ये जो कैटेगरी आई थी तब टर्मिनोलॉजी यूज हुई थी. तो धीरे धीरे ये जो टर्म है ये अभी भी ये आईसीडी में इसका कुछ डेफिनेटिव क्राइटेरिया दिए हुए. सो ये क्या है, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे. ओके. तो हमको ये नाम जानना क्यों जरूरी है, इससे क्या पता चलता है कि कैसे हिस्ट्री में, साइकोलॉजी में, साइकाइट्री में अपना इवोल्यूशन हुआ. ठीक है ना. प्रोग्रेशन ऑफ साइकाइट्रिक डायग्नोसिस कैसे इनटू टर्म आई है, कहाँ हम जो नाम हम पहले यूज करते थे अब उनको बदल दिया गया है बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन डायग्नोसिस. ओके. ऑफर इंसाइट इनटू हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट अप्रोच एंड द इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न साइकाइट्री. सिमिलरली इट ऑल्सो, जैसे कि इन्वोल्यूशनल मेलनकोलिया वो आपको एज रिलेटेड कुछ सिम्टम्स बताएगा, कुछ सोसाइटल प्रेशर रिलेटेड चीजें बताएगा. वैसे ही न्यूरस्थीनिया आपका सोशो कल्चरल फैक्टर कैसे इम्पैक्ट करता है किसी चीज की डायग्नोसिस में, इन चीजों को बताएगा. ठीक है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अर्ली रिकॉग्नाइजेशन एंड इंटरवेंशन कैन प्रिवेंट सीरियसनेस इन डिजीजेस की. इट कैन प्रिवेंट सुसाइड, डिसेबिलिटी एंड क्रॉनिक साइकाइट्रिक मॉर्बिडिटी. शुरू करते हैं मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस से. नाम से क्लियर है, मैनिक होगा एक एपिसोड, कुछ डिप्रेसिव टर्म सिम्टम्स होंगे और कुछ साइकोटिक सिम्टम होंगे. ठीक है ना. अब इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय एमिल क्रैपलिन एंड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय alternative episodes of mania, hypomania and depression, often interspersed with euthymic period. euthymic मतलब नॉर्मल, जहां पे एक नॉर्मलसी आ जाएगी, अपने बेसलाइन पे पेशेंट आ जाएगा. समझ रहे हैं ना. तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. आपको कोई भी आप अफेक्टिव डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर की जब बात करते हैं तो एक पीरियड ऐसा आता है जब पेशेंट नॉर्मल सी की तरफ आ जाता है. ठीक है ना. तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन चाहे हम ICD-10 की या DSM-5 की बात करें तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है. तो कॉमन टर्मिनोलॉजी कुछ समझ लीजिए आप. एक टर्म होता है हाइपोमेनिया. हाइपोमेनिया क्या होता है, ये मेनिया का ही एक छोटा टर्म वो है, रूप है. ठीक है. एलिवेटेड, एक्सपेंसिव एंड इरिटेबल मूड लास्टिंग एटलीस्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज. कहीं पे क्वेश्चन पूछे कि क्या होता है, तो यहाँ पे डेफिनेटिव एक 4 दिन का जो टर्म है ना, ये आपको याद होना चाहिए. हाइपोमेनिया 4 दिन के अंदर डिसाइड होता है. मेनिया की अगर हम बात करें, पर्सिस्टेंट एलिवेटेड मूड, एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड विच लास्ट फॉर एटलीस्ट 1 वीक. ठीक है. फिर एक टर्म है डिस्थाइमिया. डिस्थाइमिया क्या होता है कि आपका एक लो ग्रेड डिप्रेशन जैसा, एकदम फुल फ्लैश डिप्रेसिव डायग्नोसिस नहीं बनेगी, MDD की डायग्नोसिस नहीं बनेगी, लेकिन कुछ लो ग्रेड सिम्टम्स ऑफ मूड डिसऑर्डर आपको देखेंगे जो कि एटलीस्ट 2 इयर्स. ठीक है. डिस्थाइमिया में 2 इयर्स याद रखना है, और बच्चों में अगर एडोलेसेंस में बात करें तो 1 ईयर. ठीक है. फिर एक टर्म है साइक्लोथाइमिया. ठीक है. साइक्लोथाइमिया में क्या होता है, क्रॉनिक मूड इंस्टेबिलिटी होती है. इसमें आपका ऑल्टरनेटिव होता है हाइपोमेनिया और डिस्थाइमिया के बीच में. ठीक है ना.
Cyclothymia is characterized by chronic mood instability with alternating hypomanic and depressive episode that do not meet the full criteria of MDD. ठीक है, या मेनिया के जितना हाइपर भी नहीं होगा, डिप्रेशन के जितना लो भी नहीं होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं कहीं मूड डिसऑर्डर चलेगा. ये हो गया साइक्लोथाइमिया. फिर एक टर्म आता है डिप्रेशन. डिप्रेशन आपको पता है परसिस्टेंट लो मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ रिड्यूस क्या बोलते हैं एनर्जी, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, और ये 2 वीक्स. यहाँ पे आपको टर्म याद रखना है 2 वीक्स. ठीक है, समझ में आ गया. हाइपोमेनिया में 4 दिन, फिर आपका क्या बोलते हैं डिप्रेशन में 2 वीक्स, मेनिया में 1 वीक, और डिस्थाइमिया में 2 इयर्स. ठीक है, और एक और लास्ट टर्म है रैपिड साइक्लिक में क्या होता है 4 या उससे ज्यादा मूड एपिसोड विद इन 1 ईयर. ठीक है, तो किसी किसी पेशेंट में आप देखोगे कि 1 साल में 3-4 बार वो आपका इतना सिवियर हो गया कि उसको एडमिशन की जरूरत पड़ रही है. ठीक है, तो 4 बार उसको मेनिया के एपिसोड पड़ गए या डिप्रेशन और मेनिया के बीच में एपिसोड्स आ गए. ठीक है, तो अकरेंस ऑफ 4 और मोर मूड एपिसोड्स, चाहे वो मेनिया, हाइपोमेनिया और डिप्रेशन विद इन अ ईयर. ठीक है, अब हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की. ठीक है, यानी कि कितना फैला हुआ है. ओवरऑल कहते हैं लाइफ टाइम प्रिवेलेंस ऑफ मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस 1-2% इन जनरल पॉपुलेशन. ठीक है, और ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन मेल एंड फीमेल्स. लेकिन डिप्रेसिव सिम्टम्स जो है फीमेल्स में जो थोड़ा कॉमनली देखे जाते हैं, और मेनिक सिम्टम्स मेल में कॉमनली देखे जाते हैं. ठीक है, टिपिकली ऑनसेट आपका लेट एडोलेसेंस या अर्ली एडल्टहुड में होता है, लेकिन देयर आर केसेस जब एज लो एज 7 साल के बच्चे को भी मेनिक एपिसोड्स मिले हैं. एल्डरलीज में लेट ऑनसेट बाइपोलर डिप्रेशन डिसऑर्डर में आपको 70-80 ईयर्स में भी पहला एपिसोड देखने को मिला है बाइपोलर में मेनिया या डिप्रेशन का. ठीक है, नाउ इटियोलॉजी अगर हम देखेंगे तो कॉजेज इसके आपके न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल सारे कॉजेज होंगे. जेनेटिक्स की बात करते हैं सबसे पहले. तो आपका स्ट्रॉन्ग हेरिडिटरी कंपोनेंट है, यानी कि फैमिली में अगर किसी रिलेटिव को हुआ है तो हाई चांसेस हैं कि किसी और फैमिली मेंबर को जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन वो डिजीज आए. ठीक है, ट्विन स्टडीज या पेरेंटल स्टडीज जो हुई हैं उसमें देखा गया है कि जो आपका मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस जिनको बोलते हैं, तो उसमें 60-80% चांसेस होते हैं कि वो डिजीज आए. एक ट्विन को अगर है तो दूसरे को भी आए. ठीक है, सिमिलरली न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस हो जाता है. ठीक है, मेनिया में आपका डोपामीन ज्यादा मिलेगा, नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा मिलेगा. डिप्रेशन में सेरोटोनिन, डोपामीन कम मिलेगा. अभी आपका इंक्रीज हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस, एचपीए एक्सेस होती है. इसके डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है कि आपका कॉर्टिसोल एक सब होता है, हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है. तो वो भी स्ट्रेस एंजाइटी के साथ कोरिलेटेड है. ठीक है, चौथा अगर हम देखें तो थायराइड डिस्फंक्शन का भी मूड इंस्टेबिलिटी के साथ रिलेशन देखा गया है. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं कि आपका कोई स्ट्रेसर है, कोई अनरिजॉल्व आपका बचपन का कोई स्ट्रेसर रह गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स है, कुछ डिस्फंक्शनल थॉट पैटर्न है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, आपका चीजों को कोप करने का तरीका पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म है, ज्यादा इंडल्ज होने वाले का वो है. तो ये सब आपके कॉग्निटिव फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं. देन वी हैव इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. उसमें क्या, कोई स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स है, सब्सटेंस अब्यूज है, आपका आसपास का आपका सब्सटेंस अब्यूज की वजह से ओवरऑल आपका नींद कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है. सीजनल चेंजेस आर आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स. ठीक है, ये भी देखा गया है कि विंटर्स के टाइम पे डिप्रेसिव सिम्टम्स ज्यादा एग्जैजरेट हो जाते हैं, और समर्स के टाइम पे मेनिक सिम्टम्स ज्यादा एग्जैजरेट हो जाते हैं. नॉट ऑलवेज ट्रू बट इट हैज बीन सीन. ओके, so these are few of the क्या बोलते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर द डिजीज. ऑलराइट, अब हम क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं. तो मेनिक एपिसोड अगर होगा आपका मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस में, तो मेनिया के सिम्टम्स होंगे. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एलिवेटेड मूड. ठीक है, मूड बहुत ज्यादा, या तो बहुत खुश हो गए, बहुत जल्दी जल्दी चिड़चिड़ा हो जाएगा. ठीक है, ग्रैंडियोसिटी एंड इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, अपने आप को बहुत बड़ा समझना. ठीक है, इन डिक्रीज नीड फॉर स्लीप. ठीक है, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप का मतलब है कम कम सोएगा, उसको लगेगा उसको सोना ही कम है, और कम सोने के बाद भी उसे एनर्जेटिक फील करेगा. अगर आप लोग देखो, अगर आपको 2 घंटे 3 घंटे सोने को मिले, तो अगले दिन आप उठेंगे तो यू विल फील टायर्ड. आप लोग को लगेगा मैं और सो जाऊं, मुझे कुछ एनर्जी नहीं आ रही. बट सच पेशेंट अगर मेनिक एपिसोड हुआ है तो वो 2 घंटे सोने के बाद अगले दिन उठेगा तो ही विल बी फीलिंग वेरी फ्रेश. उसको तब भी वो पूरी दुनिया को कहेगा कि मैं ही चलाती हूँ. ऑलराइट, इंक्रीज टॉकेटिवनेस. ठीक है,
बहुत ज्यादा, जो नॉर्मल से ज्यादा, ठीक है। इंक्रीज टॉकेटिवनेस का मतलब है जो कि नॉर्मली वो कम बात करता था या मॉडरेट अमाउंट में बात करता था, लेकिन मेनिक एपिसोड आया है तो जो नॉर्मल पैटर्न था उससे ज्यादा बात करने लग गया है, किसी से भी बात करने लग जा रहा है, रुक नहीं रहा है, एक टॉपिक को नहीं पकड़े हुए है। अभी वो बात कर रहा था कि मुझे काम करना है, दूसरी टाइम पे उसने टॉपिक चेंज कर लिया, चलो हम घूमने चलते हैं, तीसरी बात में उसने बदल दिया, चलो पिक्चर देखते हैं। तो एक टॉपिक को नहीं पकड़े हुए, इधर से उधर भागता रहे, ठीक है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज और रेसिंग थॉट्स, जो मैंने बताया आपको स्पीच में, आपको ये दिखेगा कि एक चीज को नहीं पकड़े हुए है, इधर से उधर भाग रहा है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। कि काम करते करते अभी छोड़ जाता हूँ, अभी दूसरा काम करने लगता हूँ, तो दिस इज व्हाट इजी डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। इंक्रीज गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी और साइकोमोटर एजिटेशन, ठीक है। कि करने का पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन काम करने को तत्पर हमेशा रहेगा कि मुझे ये भी खत्म करना है, वो भी खत्म करना है, बट एक एंड कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। इंगेजिंग इन हाई रिस्क एक्टिविटीज, बहुत बार एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से या जो मेनिक सिम्टम्स आते हैं उसकी वजह से हाई रिस्क बिहेवियर, अल्कोहल सीकिंग बिहेवियर ज्यादा हो जाता है, रैश ड्राइविंग ज्यादा हो जाएगी, एक्सेसिव स्पेंडिंग होती है, सेक्सुअल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका हाई रिस्क एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट होता है। ये मेनिक की बात, आपके साइकोटिक सिम्टम्स में क्या आएगा, आपका पेशेंट का डिल्यूजन हो सकता है, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, या मेरे अंदर किसी की बहुत ताकत आ गई है, ठीक है, मुझे एक स्पेशल मिशन में भेजा गया है कि मुझे दुनिया का उद्धार करना है, तो ऐसी बातें बोले, ठीक है। हेलुसिनेशन भी हो सकता है, नॉट दैट कॉमन बट हो सकता है, ठीक है। डिसऑर्गनाइज्ड बिहेवियर एंड एग्रेसिव बिहेवियर आपको देखने को मिलता है। फिर आपका डिप्रेसिव एपिसोड में डिप्रेशन के सिम्टम्स जैसे कि पर्सिस्टेंट लो मूड होगा, ठीक है, सैडनेस, डिप्रेस मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, रिड्यूस्ड एनर्जी, रिड्यूस कंसंट्रेशन, रिड्यूस सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ब्लीकिंग पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ फ्यूचर, मतलब आगे भविष्य को लेकर बहुत नकारात्मक ख्याल कि आगे मेरा कुछ है ही नहीं, होपलेस होगा, हेल्पलेस होगा, वर्थलेस फील करेगा पेशेंट, ठीक है। आइडियाज ऑफ सेल्फ हार्म और सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ सकती है। सिमिलरली मेनिया में भी इंक्रीज एक्टिविटी की वजह से भी खुद को हार्म कर सकता है, मैं उड़ सकता हूँ कह के अंदर बहुत ग्रेंडियोसिटी आ गई कि मैं तो उड़ सकता हूँ, मैं भगवान का रूप हूँ, छत से कूद गए, टूट गए हाथ पैर, ठीक है। तो ये मेनिया में देखने को मिलता है। रिड्यूस डिस्टर्ब स्लीप, डिस्टर्ब एपेटाइट डिप्रेशन में। कभी कभी आपको मिक्स सिम्टम भी मिल सकते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ बोथ मेनिया एंड डिप्रेशन कैन अकर साइमल्टेनियसली इन अ पेशेंट, ऑलराइट। So these are the symptoms of mania: elevated irritable mood, increased energy, activity, reduced need for sleep, racing thought, impulsivity and risky behavior. And depressive में आपका persistent sadness और emptiness, fatigue, loss of energy, sleep disturbance, recurrent thought of death, feeling of hopeless and worthlessness. ठीक है। तो जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, वो चार्ट के रूप में देखिए। यूथाइमिया अगर आपको देख रहे हो, एक ब्लू लाइन है, ये आपका बेस लाइन जैसा इंसान होता है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन आपकी हाइपोमेनिया की दिख रही है, एक लाइन आपकी उसके ऊपर मेनिया की दिख रही है, ठीक है। तो मेनिया से थोड़ा सा कम आपका हाइपोमेनिया हो गया, और डिप्रेशन से थोड़ा कम आपका क्या हो गया, डिस्थाइमिया हो गया, ठीक है। और साइक्लोथाइमिया हमने क्या बोला था, ना तो डिप्रेशन को टच कर रहा है ना मेनिया को टच कर रहा है, लेकिन यूथाइमिक भी नहीं रह रहा है, तो एक साइकिल की तरफ में बने जाए। तो ये एक फीचर है, जो ग्राफ है, जो अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है कि आपका मेनिया कौन सा है, हाइपोमेनिया कौन सा है, यूथाइमिया कौन सा है, डिप्रेशन कौन सा, ठीक है। समझ गए। अभी पेशेंट को इवेल्युएट कैसे करोगे, आपने क्लिनिकल सिम्टम्स देख लिए, आपने देख लिया कि क्या होता है, डिजीज के बारे में पढ़ लिया। तो पहले सब जब भी पेशेंट आता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का, आप हिस्ट्री लेते हैं, तो हम हिस्ट्री टेकिंग से ही शुरू करेंगे यहाँ पे भी। तो आपको पहले तो अच्छे से पूछना है कि ऑनसेट प्रोग्रेशन, जैसे हर उसमें पूछते हैं कि कब शुरू हुआ था, किस एज पे शुरू हुआ था, कि लगातार चलता है कि एपिसोडिक चलता है, कभी आता है फिर ठीक हो जाता है। तो ये याद रखो, जो ये मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है वो एपिसोडिक होती है नेचर में, ठीक है। कि एक एपिसोड आएगा, फिर थोड़ा ठीक होगा, फिर दूसरा एपिसोड आएगा, फिर ठीक होगा, ठीक है। आप कितनी जल्दी आ रहा है, एक महीने में कितनी बार आ रहा है, साल में कितनी बार आ रहा है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, मेनिया के सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, जो बीच में सही हो जाता है तो तब कैसे बेसलाइन मेंटेन करता है, और ज्यादा सिम्टम्स मेनिया के आते हैं कि डिप्रेशन के आते हैं, ये अभी आपको पूछना है। फिर कोई साइकोटिक फीचर्स तो नहीं है। फिर फैमिली हिस्ट्री, हमने देखा था जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होता है, तो कोई पेशेंट के फैमिली में किसी को मूड डिसऑर्डर या स्किजोफ्रेनिया तो नहीं है, ये आपको देखना है, ठीक है ना। सब्सटेंस यूज के लिए देखना है कि अल्कोहल या फिर कोई और सब्सटेंस तो नहीं है। ये याद रखिए कि सब्सटेंस यूज दोनों तरह से काम करता है, सब्सटेंस यूज की वजह से बीमारी बढ़ती है और बीमारी की वजह से भी सब्सटेंस यूज बढ़ता है, ठीक है ना।
पेशेंट मेनिया में इतना खुश है कि उसको बार बार अल्कोहल या कुछ और सब्सटेंस लेने का मन करता है, या फिर सब्सटेंस लेना शुरू किया तो उसकी वजह से मेनिक एपिसोड जो है वो ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है? कोई स्ट्रेसर हुआ है, कोई ट्रॉमा है, किसी काम की वजह से नींद कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुई है, अगेन सब्सटेंस यूज इज ऑल्सो अ ट्रिगरिंग फैक्टर। और फंक्शनिंग कैसी है, ओवरऑल सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ पेशेंट की कैसी है, उसके वर्क में, उसके एकेडमिक में इन बीमारियों की इसकी वजह से कितना इफेक्ट पड़ रहा है। क्या काम पे जाना बंद हो गया, इस हद तक बीमारी बढ़ गई, स्कूल नहीं जा रहा है बच्चा, अगर कॉलेज या स्कूल नहीं जा रहा है, अगर कॉलेज या स्कूल में है तो। फिर ये हिस्ट्री क्लैरिफाई करने के बाद आपने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पे आना है। तो ओवरऑल अगर आप अपीयरेंस एंड बिहेवियर की बात करें तो मेनिया में ओवर ग्रूमिंग देखने को मिलेगी आपको, पेशेंट बहुत ज्यादा सज धज के आ सकता है। ठीक है, फीमेल्स में आपको देखेंगे दे वुड बी वेरी मच स्पार्कली या फिर अट्रैक्टिव चीजें पहनेंगे। ठीक है, मेल भी अच्छे से ग्रूम होके रहेंगे। उसका ऑपोजिट डिप्रेशन में पेशेंट उतना ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है ना, मेनिया में दूसरा आपका ओवरटली फ्रेंडली होता है वो आपसे, आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, पेशेंट अपने आप सब कुछ बता देगा। ठीक है, वो ज्यादा बात करेगा आपसे। और जबकि डिप्रेशन का पेशेंट कोशिश करता है कि वो कम बात करे, उसका मन ही नहीं करेगा आपसे बात करने का। आई टू आई कांटेक्ट मेनिया में भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन में हमेशा ज्यादा देखोगे कि पेशेंट नीचे देखे हुए, आपको उसको मन नहीं करेगा आपसे आई कांटेक्ट करके बात करने का। ठीक है, साइकोमोटर एक्टिविटी मेनिया में बड़ी होगी, रेस्टलेस होगा पेशेंट। ठीक है ना, इंक्रीज होगी, इधर उधर भागेगा या बैठ के भी अजीबोगरीब हरकत करेगा। वेर इज इन डिप्रेशन थोड़ा रिटार्डेड होती है पेशेंट, साइकोमोटर एक्टिविटी थोड़ा सा कम लगता है। स्पीच मेनिया में प्रेशर्ड होगी, तेज बोलेगा, फटाफट बोलेगा, हो सकता है इतना तेज बोले कि आपको सेंस ही ना समझ में आए। ठीक है ना, और जबकि डिप्रेशन का पेशेंट या तो नॉर्मल होगा स्पीच, या फिर थोड़ा मोनोटोनस हो सकता है, या फिर रिटार्डेड हो सकता है। रिएक्शन टाइम मेनिया के पेशेंट में थोड़ा कम होता है, जबकि डिप्रेशन के पेशेंट में जैसे ही आपने पूछा उसका टाइम लगेगा आंसर देने में। ठीक है, मूड और इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस में ये पार्ट है। ठीक है ना, आपका डिप्रेशन में सैडनेस होगी, डिप्रेसिव इफेक्ट होगा, आपको पता चलेगा पेशेंट को देख के। ठीक है, बात नहीं करना चाह रहा होगा। मेनिया में ये चारों जो आपके एलिवेटेड मूड है ना, उसके 4 स्टेजेस होते हैं। तो इरिटेबल भी हो सकता है और एलिवेटेड भी हो सकता है। एलिवेटेड में पहला हो गया स्टेज आपका यूफोरिया। यूफोरिया में क्या होता है कि उसको बहुत अच्छा लगेगा, इंक्रीज सेंस ऑफ वेलबींग एंड हैप्पीनेस विच इज नॉट इन कीपिंग विद ऑनगोइंग इवेंट। हॉस्पिटल आया लेकिन खुश है, चोट लग गई लेकिन खुश है। ठीक है, इलेशन में क्या होता है, जो सेंस ऑफ हैप्पीनेस के साथ साइकोमोटर एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, मॉडरेट इलेशन ऑफ मूड विद इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। फिर उससे एक और ऊपर आता है एक्सल्टेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, इसमें इंटेंस इलेशन, बहुत ही ज्यादा खुश है, और उसके साथ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी आ गई। ठीक है, कि मैं ही सब कुछ हूँ। ठीक है, और पांचवा जो सॉरी चौथा जो होता है जिसको हम एक्टेसी बोलते हैं, बस मैं अपरंपार हो गया। ठीक है ना, सिवियर एलिवेशन ऑफ मूड विद सेंस ऑफ ब्लिसफुलनेस। ठीक है, सीन इन डेलीरियस और स्टूपस मेनिया। ठीक है, धीरे 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 करके एक स्टेज से चौथे स्टेज में पहुंच। तो आपको जब भी मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस में मूड वाला पार्ट अच्छे से याद रखना। ठीक है, थॉट प्रोसेस आपको बोला था कि एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं करेगा, तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज बोलते हैं, एक सोच से दूसरी ओर पे उड़ान मचा रहे, यहाँ पहुंचा वहां पहुंचा वहां पहुंचा। ठीक है, ग्रैंडियोसिटी आपको देखने को मिलेगी, हमने बोला था। ठीक है, ये मेनिया के हो गए। होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, सुसाइडल आइडिएशन, ये आपको डिप्रेशन में देखने को मिलेगी। ठीक है, परसेप्शन में आपको ऑडिटरी या विजुअल हेलुसिनेशन दोनों केसेस में देखने को मिल सकता है। सिवियर डिप्रेशन में भी आपको हेलुसिनेशन हो सकता है, और मेनिया के केसेस में भी हो सकता है। कॉग्निटिव फंक्शनिंग मेनिया के पेशेंट में आपका जो भी अटेंशन कंसंट्रेशन वाला पार्ट है, मेमोरी वाला पार्ट है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज एक्टिविटी और ये सब चीज की वजह से डिस्टर्ब रह सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम डिप्रेशन के पेशेंट में बात करें, अटेंशन कंसंट्रेशन मेमोरी इंपेयरमेंट डिप्रेशन के पेशेंट में भी देखने को मिलता है। ठीक है, जजमेंट एंड इंसाइट आपकी ज्यादातर मेनिया के पेशेंट में इम्पेयर्ड होगी। अभी ये सब तो आपने कर लिया, तो कुछ रेटिंग स्केल होता है। रेटिंग स्केल क्या होता है, क्वेश्चन फॉर्मेट होता है, या तो आप पेशेंट से खुद पूछोगे या पेशेंट को खुद भरने को दोगे, तो उसके पैटर्न में जो आंसर पेशेंट करता है आपको ये सिवियरिटी बताता है कि डिप्रेशन की सिवियरिटी कितनी है, मेनिया की सिवियरिटी कितनी है। और ये आप चेक कर सकते हो। आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, सपोज आज का स्कोर बहुत ज्यादा था, आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, 10 दिन बाद आपने फिर वही स्केल लगाया, तो वो आपको स्केल में नंबर कम आ जाएंगे। पहले दिन सपोज 15 आ रहा था, शायद 10 दिन बाद 7 आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि ट्रीटमेंट काम कर रहा है। समझ में आया?
ठीक है, बस नाम याद रख लीजिए इन रेटिंग स्केल का। यंग मेनिया रेटिंग स्केल मोस्ट कॉमनली यूज आपका बाइपोलर में मेनिया के केसेस में यही होता है। कुछ आपका ये डिप्रेशन में हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल और मूड एंड डिसऑर्डर क्वेश्चन फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करोगे? अभी पेशेंट आया है, उसको ब्लड टेस्ट भी करना पड़ेगा टू रूल आउट कोई और डिजीज तो नहीं है। नॉर्मल ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट, एलएफटी, केएफटी, पेशेंट का कुछ इन्फेक्शन पे तो नहीं है, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट डिसइम्बैलेंस तो नहीं है, लिवर फंक्शन डिरेंज नहीं है। उसके साथ साथ आपको थायराइड फंक्शन टेस्ट करना है, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों आपके एसोसिएटेड है मूड डिसऑर्डर के साथ। हाइपोथायरॉयडिज्म में डिप्रेशन के सिम्टम्स मिमिक होते हैं और हाइपर में मेनिया के सिम्टम्स मिमिक होते हैं। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन कर सकते हो, कोई सब्सटेंस इंड्यूस मीनिया तो नहीं है। आपने यूरिन फॉर सब्सटेंस में देखा कि बहुत बार जो कैनबिस या जिसको आप चरस गांजा के नाम से जानते हैं, उसकी वजह से भी आपके मेनिक सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है, न्यूरो इमेजिंग, कोई हेड इंजरी या उस चीज का कोई तो नहीं है जिसकी वजह से बिहेवियरल सिम्टम्स आ रहे हैं। कोई एपिलेप्सी या सीजर डिसऑर्डर तो नहीं है, उसमें भी आपको मूड के सिम्टम्स मिल सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? हम आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की उसकी जैसी कोई और बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि स्किजोफ्रेनिया एक बीमारी है, तो इसमें आपको ये याद रखना है साइकोटिक सिम्टम ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे मूड डिसऑर्डर में। ठीक है, और ये एपिसोडिक नहीं होता, ये कंटिन्यूस चलता है स्किजोफ्रेनिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम एपिसोड की तरह एक बार एकदम फ्लेयर हुआ बिल्कुल ठीक हो गया फिर फ्लेवर, नहीं, ये कंटिन्यूस डिजीज है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी मूड स्विंग्स इंपल्सिविटी होती है, तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा कि ये भी एपिसोडिक नहीं होगा, ये सिर्फ ट्रिगरिंग फैक्टर्स, जब भी कोई अपने मन की बात नहीं हो रही, कोई स्ट्रेसर है तभी वो ट्रिगर होता है। ठीक है ना, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी में। फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में आपको मेनिया या हाइपोमेनिया नहीं दिखेगा। सब्सटेंस इंड्यूस या स्टेरॉइड इंड्यूस में आपका एसोसिएशन होगा किसी और ड्रग्स के साथ या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ। देन आपको थायराइड डिसलेक्टोलीमिया कोई लॉजिकल डिसऑर्डर है, वो आपको डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे इन्वेस्टिगेशंस के बाद। ठीक है, मैनेजमेंट में आते हैं अभी हम। आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होगा और नॉन फार्माकोलॉजिकल। मूड डिसऑर्डर्स में ये याद रखिएगा, आपको मूड स्टेबलाइजर का एक प्रोटेक्टिव वो तो देना ही है। मोस्ट कॉमनली यूज लिथियम, वैल्प्रोएट और कार्बामेज़ापिन है। ठीक है, जो हम मूड स्टेबलाइजर्स यूज करते हैं। उसके साथ साथ आपका एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का भी रोल देखा गया है। टिपिकल एंटीसाइकोटिक भी देखे दिए जाते हैं, बट मोस्ट फेवर किया जाता है एटिपिकल को, जैसे ओलैंजापिन, क्विटियापिन या रिस्पेरिडोल। ये आपका फॉर अक्यूट एपिसोड में जहाँ पे साइकोटिक सिम्टम भी मिल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक विद टाइम हम कम करके बंद कर देते हैं, बट जो मूड स्टेबलाइजर ड्रग है वो कंटिन्यूस रहती है। डिप्रेशन का पेशेंट आ रहा है, डिप्रेसिव सिम्टम के साथ आ रहा है, तो उसको आपने एंटी डिप्रेसेंट यूज देना है, चाहे आप एसएसआरआईज दें, टीसीज दें, एसएनआरआईज दें। ठीक है, लेकिन इनके साथ ये याद रखना है, बहुत बार चांसेस होते हैं आपने एंटी डिप्रेसेंट दिया तो मेनिया में शिफ्ट हो गया, डिप्रेशन क्योर करते करते आप पेशेंट को मेनिया में ले गए। तो अगर आपका बाइपोलर का या मेनिक अफेक्ट डिप्रेसिव साइकोसिस का पेशेंट है, तो मूड स्टेबलाइजर का प्रोटेक्टिव फैक्टर तो देना ही देना है, चाहे आप एंटी डिप्रेसेंट भी शुरू कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर सिवियर केस है, सिवियर मेनिया है, सुसाइडल आइडिएशन या डिप्रेशन में, तो हॉस्पिटलाइज करना है पेशेंट। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट इस लेक्चर से ये समझ में आना चाहिए कि क्या क्या सिम्टम होते हैं। आप अपने जब आप अपने बाहर सोसाइटी में जा रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसको कब ट्रीटमेंट की जरूरत है, कहाँ इसको भेजना। ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ईसीटी का रोल देखा गया फॉर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट मेनिया एंड डिप्रेशन बोथ, स्पेशली अगर बहुत सिवियर मेनिया है, आपका बहुत एग्रेशन है, हार्म टू अदर्स है, और डिप्रेशन में सेल्फ हार्म है, सुसाइडल अटेम्प्ट है, तो ईसीटी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। फिर आपका थेरेपीज, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साइको एजुकेशन ऑफ द फैमिली, ठीक है ना, ये सब चीजें हैं। देन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपका एक तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और स्लीप हाइजीन। मेनिया के पेशेंट में स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से मेनिया बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है। इनफैक्ट बहुत बार पेशेंट के जो रिलेटिव्स होंगे वो यही कंप्लेन करेंगे, इनकी ना नींद कम होने लग गई है, पिछले बार भी यही हुआ था, इसी से यही से शुरू होता है इनके लक्षण। तो स्लीप हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेन करके रखना और रेगुलर फॉलोअप के लिए। ठीक है, यहाँ पे हो गया, आप ये हो गया मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है इन्वोल्यूशनल मेलनकोलिया। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो ये एक सिवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है, जिसमें आपको जब एंशियंट टाइम में ही ज्यादातर इसको हम मिडिल एज या फिर थोड़े एल्डरली पेशेंट्स के साथ देखने को मिलते थे, और फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है,
अभी ये MDD यानी कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ ही कोरिलेट किया गया है। ठीक है, तो इन्वोल्यूशनल पीरियड जो होता है ना 40 to 60 इयर्स का, जब आपका थोड़ा चेंजेस आते हैं लाइफ में, तो इसको इन्वोल्यूशनल पीरियड बोलते हैं, तभी यहाँ से नाम आया इन्वोल्यूशनल मेलैंकोली। ठीक है, ये भी 1 to 2% ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन में देखा गया है, मोर प्रिवेलेंट इन फीमेल देन मेल, टिपिकली 40 to 60 इयर्स, और इसको बहुत बार डिमेंशिया के साथ या फिर स्किजोफ्रेनिया लेट ऑनसेट के साथ कंफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मेमोरी सिम्टम भी मिलते हैं, इसमें साइकोटिक सिम्टम भी मिलते हैं, तो इंस्टेड ऑफ डिप्रेशन इसको बहुत बार साइकोसिस जैसा भी ट्रीट किया जाता था। रिस्क फैक्टर्स इसमें क्या है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है मूड डिसऑर्डर की, ठीक है, अगर आपको, और या फिर पास्ट हिस्ट्री कभी रही है बाइपोलर डिसऑर्डर की, ठीक है, पेरीमेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में देखने को मिलता था, क्रॉनिक मेडिकल इलनेस की वजह से इनबिल्ट हो गए डिप्रेसिव सिम्टम्स, सोशल आइसोलेशन एंड बेरीवमेंट। ये एज ऐसी होती है 40 to 60 जब एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट, अब 40 तो नहीं 60 की तरफ अगर जाए, तो या तो रिटायरमेंट ले रहा होता है, या फिर उसके किसी क्लोज फ्रेंड का या फैमिली मेंबर का, स्पाउस का डेथ हो गया होता है, तो ये एक सोशल आइसोलेशन और लॉस का पीरियड होता है, तो उस टाइम पे भी ये सब चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, एक जो आइडेंटिटी थी पेशेंट की वो टोटली चेंज हो रही होती है। इटियोलॉजी की बात करते हैं, कैसे होता है न्यूरोट्रांसमीटर डिस्फंक्शन में, आपको वही याद करना है कि सेरोटोनिन कम होता है, डोपामिन कम होता है, नॉन एपिनेफ्रिन और HPA एक्सिस का। कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस देखे गए हैं लिम्बिक सिस्टम में भी। ठीक है, हार्मोनल में देखा गया कि मेनोपॉज के साथ कोरिलेट किया गया था, तभी बहुत बार कहते थे कि ये आपका मेनोपॉज की वजह से ही होता है, बट दिस इज नाउ रिडंडेंट, लेकिन लो एस्ट्रोजन का सेरोटोनिन लेवल के साथ वो देखा गया। एंड्रोपॉज की टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, इसकी वजह से भी डिप्रेसिव सिम्पटम मेल में देखा गया, ये भी एक प्रपोज्ड हाइपोथेसिस है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, अगर किसी का पर्सनालिटी ट्रेट बहुत ज्यादा चीजों को एकदम अपने तरीके से करने का ऑब्सेसिव ट्रेट्स है, एंशियस अवॉइडेंट पर्सनालिटी है, या रिजिड थॉट पैटर्न है कि मुझे तो ये चीज ऐसे ही करनी है, तो एक एज के बाद आपको अडेप्ट करना आना चाहिए, बोलते हैं ना, तो वो अडेप्टेबिलिटी अगर नहीं है तो इन पेशेंट्स में भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं डिप्रेशन के। नेगेटिव सेल्फ कॉग्निटिव बायसेस में आपका होपलेसनेस है, नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन है, फीलिंग ऑफ गिल्ट है, तो ये सब चीजें भी आपका कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है। Again, life stressor, loss of spouse, retirement, financial instability, and lack of social support. All right. इसके क्लिनिकल फीचर्स अच्छे से देख लीजिए कि ये डिप्रेशन से थोड़ा अलग कैसे। ठीक है, एक तो कि सिवियर एंड परसिस्टेंट डिप्रेसमेंट, ठीक है, विच स्पेशली वर्सनिंग इन द मॉर्निंग, सुबह उठते ही मुझे मन करता है कि सब खत्म हो गया, पेशेंट बोलेगा सुबह के टाइम पे सबसे खराब लगता है, आगे क्या करूं, दिन कैसा जाएगा कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, लैक ऑफ मूड रिएक्टिविटी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर आपका मन खराब है तो आपको किसी अच्छी जगह पे ले दिया जाए, आपका कुछ पसंद का काम कर दिया जाए तो आपको खुश होने लगते हैं, लेकिन ये चीज इस वाले में नहीं होती। ठीक है, डज नॉट फील बेटर इवन विद गुड न्यूज। ठीक है, साइकोमोटर रिटार्डेशन एंड एजिटेशन, सिवियर एजिटेशन। ठीक है, तो इसलिए इसको एजिटेटेड डिप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें साइकोटिक सिम्टम्स ही बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्पेशली डिल्यूजन, यानी निलिस्टिक इन नेचर की दुनिया खत्म है, सब कुछ खत्म है, कुछ नहीं है, तो निलिस्टिक डिल्यूजन होंगे, और सोमैटिक डिल्यूजन भी अपने शरीर को लेके कि यहाँ पे कुछ चीज खराब हो गई, ये चीज खराब हो गई है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट सब सही रहेगा, लेकिन फिर भी पेशेंट यही बिलीव करेगा। तो ये कुछ चीजें आपको पेशेंट में याद रखनी है इसके क्लिनिकल फीचर्स में। सुसाइडल आइडिएशन बहुत सिवियर होते हैं अगर आते हैं तो पेशेंट में, और अटेम्प्ट की हिस्ट्री भी होती है। हेडेक, फटीग, GI सिम्टम्स बहुत होंगे, हाइपर एक्सैजरेटेड हेल्थ कंसर्न्स विद हेल्थ होगा। ठीक है, इंसोम्निया, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग होगी, वेट लॉस एंड एपेटाइट डिस्टर्बेंसेस, तो इसके ये क्राइटेरिया हैं। ठीक है, जो कि नॉर्मल डिप्रेशन से थोड़े कुछ चीजें आपको अलग दिखेंगे इन्वोल्यूशनल मेलैंकोलिया में। इसमें भी आपको वैसे ही बढ़ना है इवैल्यूएशन में, ऑनसेट ड्यूरेशन की कब शुरू हुआ, ज्यादातर आपको एज लेट एज में दिखाई देगा, अर्ली में नहीं दिखाई देगा, सिम्टम्स बहुत सिवियर होंगे, सुसाइडल आइडिएशंस होंगे, साइकोटिक सिम्टम्स साथ में होंगे, निलिस्टिक डिल्यूजन होगा, आपको हाइपोकॉन्ड्रिकल सिचुएशंस हो सकती हैं, एपेटाइट डिस्टर्बेंस, वेट लॉस का हिस्ट्री, मॉर्निंग आवर्स में सबसे ज्यादा बुरा लगने की हिस्ट्री, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स में आपको कोई रिसेंट लॉस हुआ है, रिटायरमेंट है, या फीमेल मीनोपॉज अटेंड कर रही है, तो ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो सकता है। पास्ट साइकाइट्रिक हिस्ट्री तो नहीं है, पास्ट हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री ऑफ साइकाइट्रिक इलनेस तो नहीं है, स्पेशली मूड डिसऑर्डर की। ठीक है, कोई न्यूरोलॉजिकल या क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, कोई पेशेंट लगातार 10 साल से 20 साल से डायबिटीज है, तो बहुत बार ऐसे पेशेंट्स को भी इनबिल्ट डिप्रेशन आ जाता है। ठीक है,
पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री, प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी कैसी थी और लाइफ में कैसा डेली एक्टिविटीज ऑफ लाइफ को ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको मेडिकल कॉजेज रूल आउट करने हैं, कोई स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर या रेस्पिरेटरी कॉजेज पे तो कुछ ऐसा चीज नहीं है। चेस्ट पेन की पेशेंट कंप्लेन कर रहा है तो इसको ये मत सोचना कि सोमैटिक कंप्लेन होगी, हो सकता है सच में कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो, तो ये सब चीजें आपको रूल आउट करनी है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में अगेन जर्नल अपीयरेंस, बहुत बार पेशेंट डजंट वांट टू कीप हिम और हरसेल्फ कैम्प, तो अनकैम्प्ड हो सकता है, आई कांटेक्ट कम होगा, साइकोमोटर रिटार्डेशन होगा, आउटपुट रिड्यूस होगी, एकदम मोनोटोनस बोलेगा, डिप्रेस्ड या ब्लंट अफेक्ट हो सकता है, थॉट प्रीऑक्यूपाइड विद होपलेसनेस, आपके शरीर को लेके जो आपके इलनेस को लेके जो कंसर्न्स है, या फिर डिल्यूजन्स हो सकते हैं, ठीक है, गिल्ट होगा, डिल्यूजन्स होंगे, मे हैव हेलुसिनेशन और मे नॉट हैव, ठीक है। ओरिएंटेशन में भी आपकी इंटेक्ट होगी, पता होगा मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन लोगों से बात कर रहा हूँ, टाइम क्या हो रहा है, लेकिन अटेंशन कंसंट्रेशन बिकॉज ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम कम होंगे। इंसाइट एंड जजमेंट इज यूजुअली पुअर। अगेन आपको यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि एज को ध्यान में रखते हुए आपको सारे के सारे बेसिक इन्वेस्टिगेशन, स्पेशली एल्डरलीज में B12 D3 को भी देखना है, क्योंकि उसकी वजह से भी आपको न्यूरोपैथिक पेन हो सकता है, बोन में पेन हो सकता है ना, ठीक है। ECG चेस्ट एक्सरे भी एक मस्ट हो जाता है, न्यूरो इमेजिंग EEG, ठीक है। अब कुछ टेस्टिंग है, जेरियाट्रिक डिप्रेशन रेटिंग स्केल है, अगेन हैमडी है, इसमें ना आपको MMSE याद रखें, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, ये आपका ज्यादातर आपका कॉग्निटिव जो फंक्शन है, जो मेमोरी टेंशन बिहेवियर वाला है, उस पे उसके लिए आप यूज करते हैं एल्डरलीज में, ठीक है। तो रोल आउट की कोई डिमेंशिया तो नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट अगेन एंटी डिप्रेसेंट्स आपको देनी पड़ती हैं, SSRIs सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर जैसे कि सर्ट्रेटिन एसिटिलब्रम कंपैरेटिवली सेफर मानी जाती है एल्डरलीज में, कि इसके कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस कम है, GI और यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस कम है, ठीक है। फिर आपका ट्राइसाइक्लिक या SNRI भी दे सकते हैं। एंटीसाइकोटिक सेकंड जनरेशन में लो डोज में दिया जाता है, ठीक है। एल्डरलीज में क्यूटियापिन रिस्पेरेडोल अच्छा काम करते हैं। मूड स्टेबलाइजर्स, अगर मूड स्विंग है तो लिथियम आपका प्रिफर्ड है। एंजियोलिटिक बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, बेंजोडाइजेपिन अगर दे रहे हैं जैसे लोराजेपाम, एल्प्राजोलम आपने सुना होगा ना, तो इनको बहुत कम ड्यूरेशन में, क्योंकि इनका डिपेंडेंस पोटेंशियल होता है, और प्लस एज, ये ऐसी एज है कि इसमें जितना हो सके अवॉइड किया जाए, ठीक है। एंड सप्लीमेंट्स, विटामिन D3, विटामिन B12, B1 था, ये सब चीजें आपको विटामिन सप्लीमेंट, अच्छी हेल्दी ईटिंग होनी चाहिए, ठीक है। ECT आपका और CBT का रोल भी देखा गया, ठीक है। जो CBT है बिहेवियरल थेरेपी का रोल इसलिए है बिकॉज आपको आगे चीजों को अपने जो कॉग्निटिव बायसेस हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, उनको कैसे अच्छे से एक्ट अपॉन करना है, ठीक है। जो मालएडेप्टिव कोपिंग आपने सीखी है उस पर कैसे एक्ट करना है, ये आपका CBT का रोल होता है। देन आपको इमोशनल सपोर्ट देना है, पेशेंट को एक वोकेशनल ट्रेनिंग देके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेल्प्स इन अडेप्टिंग एजिंग रिलेटेड साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर, एंड फैमिली और जो केयर गिवर है उनको भी साइको एजुकेट करना है, ठीक है। स्लीप हाइजीन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, एक इंडिपेंडेंट लाइफ होना इंपॉर्टेंट है एल्डरलीज के लिए। वी आर डन विद क्या बोलते हैं इन्वोल्यूशनल मेलैंकोलिया, लास्ट टॉपिक है, विल डू इट क्विकली, छोटा टॉपिक है। न्यूरेस्थीनिया की बात करते हैं तो ये आपका ओरिजिनेट हुआ था 19th सेंचुरी में, जो अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट जॉर्ज मिलर बर्ड ने दिया था, ठीक है। तो इट वाज कंसेप्शुलाइज्ड एज अ कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम डिप्लीशन ऑफ नर्वस एनर्जी ड्यू टू मॉडर्न लाइफ स्ट्रेसर, और इसमें क्या क्या होता था, बहुत ही फटीग, बहुत ही थकान महसूस होती थी, वीकनेस होती थी, और बहुत सारे सोमैटिक कंप्लेन होते थे, ठीक है। DSM-5 इसको इसीलिए क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को न्यूरेस्थीनिया को ही DSM-5 क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसमें फटीग, जॉइंट पेन, बॉडी पेन, इन सब की कंप्लेंट्स होती है। इसमें अगर प्रेवलेंस की बात करें तो अगर साथ साथ कोई कोमॉर्बिड डिसऑर्डर यानी कि एंजाइटी और डिप्रेशन है तो इसका प्रेवलेंस कंपैरेटिवली 3 to 5% है। प्योर न्यूरेस्थीनिया 1 to 2% है, ठीक है। अगेन इट इज कॉमनली सीन इन विमेन इन कंपैरिजन टू मेन, एंड मिडिल एज्ड एडल्ट्स में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इटियोलॉजी अगर देखें तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है इसमें, क्रॉनिक स्ट्रेस एंड ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन लीडिंग टू नर्वस सिस्टम एग्जॉशन, ठीक है। कोई बार बार आपका कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेस है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस है या मेंटल स्ट्रेस है, तो ऑटोनॉमिक आपका डिस्फंक्शन हो जाता है, आपका एंजाइटी के सिम्टम्स, आपके BP वाले जो फ्लक्चुएशन के सिम्टम्स है ये देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ थ्योरीज इसको न्यूरो एंडोक्राइन डिस्फंक्शन या ऑटो इम्यून डिजीज के साथ भी देखने को मिलते हैं कि सेल्फ इंड्यूस्ड इम्यूनोपैथी हो जाती है, तो इस वजह से भी ये सिम्टम्स आपके ऊपर आते हैं, ठीक है।
न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस में अगेन सेरोटोनिन और डोपामिन आपको याद रखना है। पॉसिबल जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन टू फैटिक रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है, कि फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि बहुत जल्दी आपको फैटिक आ जाता है। साइकोसोशल फैक्टर्स अगेन सप्रेस्ड इमोशन, अनरिजॉल्व इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और आपका हाई न्यूरोटिसिज्म है, लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस है, तो ये पर्सनालिटी ट्रेट्स में ये सिम्टम्स हैं, तो ये आपका कंट्रीब्यूट करते हैं इस डिसीज की तरफ। सोशल फैक्टर्स आपका हाई ऑक्यूपेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रेस, आपके अगर काम में जॉब में बहुत ज्यादा प्रेशर है आपको कि ये सब चीजें करनी है, एक टाइम लिमिट के अंदर करनी है, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है, घर में आपको आके रेस्ट नहीं करने को मिल रहा है, ठीक है, अर्बन एंड लाइफस्टाइल एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोड, पुअर वर्क लाइफ एंड लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। क्लिनिकल फीचर्स इसके भी अच्छे से देख लीजिए। पर्सिस्टेंट फटीग, थकान जो रेस्ट करने के बाद भी नहीं जाती। अगर आप थकते हो तो आप थोड़ी देर रेस्ट करो, मे बी आप एक दिन के लिए थोड़ा रेस्ट कर लो, सो जाओ, तो आप ठीक हो जाते हो। इसमें इवन आफ्टर रेस्ट के बाद भी फटीग नहीं कम होती। फिजिकल वीकनेस एंड लेथार्जी, फ्रीक्वेंट हेडेक्स एंड डिजीनेस, स्लीप डिस्टर्बेंस में अगेन सोने के बाद भी फ्रेश फील नहीं कर रहे, अनरिफ्रेशिंग स्लीप है। पुअर कंसेंट्रेशन एंड मेमोरी इंपेयरमेंट, सोमैटिक कंप्लेन में आपका जीआई डिस्टर्बेंसेस, जॉइंट पेन, मसल पेन, पैल्पिटेशन एंड इमोशनल इनस्टेबिलिटी, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाएगा, इरिटेबिलिटी या सैडनेस, ठीक है। सो दिस इज ऑल the few of the examples of what are the chief complaints we can see in neurasthenia, ठीक है। ICD-10 आपको बोलता है न्यूरेस्थीनिया की क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देता है। ये बोलता है persistent and distressing complaints of increased fatigue after mental effort, or persistent and distressing complaint of bodily weakness and exhaustion after minimal effort. At least one of the following symptoms होने चाहिए। क्या है? Feeling of muscular aches, dizziness, tension headache, sleep disturbances, inability to relax, irritability and dyspepsia, ठीक है। Chronic fatigue के साथ इनमें से भी कोई एक symptom होना चाहिए। और उसके बाद any autonomic or depressive symptoms present and not sufficiently persistent and severe enough to fulfill the criteria for any other specific disorder. ये जो सिम्टम्स हैं ये बोलना चाह रहा है किसी और साइकेट्रिक इलनेस की वजह से नहीं होने चाहिए। मेनिया, आपका बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर जो हमने इन्वोल्यूशनल मेलैंकोली देखा, वो डायग्नोसिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली क्रॉनिक फटीग सिम्टम DSM-5 भी आपको ऐसे के कुछ सिम्टम्स ये देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में MDD में भी मूड डिस्टर्बेंसेस होंगे, लेकिन क्रॉनिक फटीग जैसी वो कंप्लेन आपको कम देखने को मिलेगी। जनरलाइज एंजाइटी में आपका एंजाइटी वुड बी मोर परसिस्टेंट देन फटीग। सोमेटोफॉर्म और सोमेटाइजेशन में क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर इलनेस को लेके बार बार उसको इन्वेस्टिगेशंस कराना और उसके बारे में सोचना। सिमिलरली हाइपोथायरॉइडिज्म में भी आपका थायराइड डिस्फंक्शन जो डायग्नोसिस है वो आई। अनीमिया, वाइटामिन डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स को भी इससे डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। अगेन आपको हिस्ट्री में वही सब चीजें याद रखने की, कैसे ऑनसेट हुआ है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, कि जो सिम्टम्स है कम फटीग के, वीकनेस के, वो ज्यादा प्रोमिनेंट है कि कोई और सिम्टम्स ज्यादा प्रोमिनेंट है, और ऑक्यूपेशनल एंड सोशल लाइफ कितनी डिस्टर्बेंस हुई है, ठीक है। कोई पास्ट हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक इलनेस तो नहीं है, कोई मेडिकल या सर्जिकल इलनेस तो नहीं। देन यू विल लुक आउट फॉर सिस्टमिक इलनेस और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन आप फिजिकल एग्जामिनेशन में। MSc में अगेन आपका जहां तक है साइकोमोटर एजिटेशन या रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मूड इफेक्ट, डिप्रेस्ड मिल सकता है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस फटीग। फॉर थॉट और परसेप्शन ज्यादातर आपका नॉर्मल रहता है, ठीक है। जजमेंट एंड इंसाइट कैन बी वेरी, ठीक है। कॉग्निटिव फंक्शन भी मोस्ट ऑफ टाइम इट इज प्रिजर्व, बट अटेंशन, कंसंट्रेशन एंड मेमोरी बिकॉज ऑफ प्री ऑक्यूपाइड ऑक्यूपेशन विद आपका फटीग की वजह से कम हो सकती है। इनसाइड आपका पेशेंट, कुछ पेशेंट रियलाइज कर सकते हैं कि ये हो सकता है कि फिजिकल इलनेस ना होकर स्ट्रेस की वजह से कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। देन आपके कुछ स्केल्स हैं, जैसे डिप्रेशन एंजाइटी के साथ साथ इसमें फटीग सिवियरिटी स्केल के नाम याद रख लेना। अगेन इसमें भी आपको फिजिकल कॉजेज रूल आउट करने हैं कि अनीमिया तो नहीं है, सीबीसी कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, सीबीसी कराएंगे। थायराइड फंक्शन टेस्ट, लिवर एंड किडनी फंक्शन टेस्ट, ठीक है। B12, D3 का लेवल एंड फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। मैनेजमेंट, इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और इन सब चीजों को समझना जरूरी है। आप पेशेंट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अरे ये स्ट्रेस की वजह से। आपको अंडरस्टैंड करने की वो प्रॉब्लम जो कंप्लेन कर रही है वो सच में है, ठीक है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कंडीशन टू रिड्यूस एंजाइटी, ट्रीट आइडेंटिफाइबल एंड अदर कोमॉर्बिड साइकियाट्रिक इलनेस कोई है, और नॉर्मल एक्टिविटीज में वापस आना। रेगुलर एक्सरसाइज, स्लीप हाइजीन और अच्छा खाना, ठीक है, एंड वर्क लाइफ बैलेंस इज इंपॉर्टेंट इन दिस।
सो फार्माकोथेरेपी में अगेन SSRIs का रोल देखा गया है। मोडाफिनिल आपका टू रिड्यूस एक्सेसिव फटीग और सप्लीमेंटेशन, ठीक है। CBT बिहेवियरल थेरेपी का रोल है टू आपको जो भी माल अडेप्टिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर है उस पर एक्ट करने के लिए। सो विद दिस विल कंक्लूड। हमने 3 अलग अलग मूड डिसऑर्डर की चीजें देखी, सब में आपको कुछ कुछ चीजें सिमिलर लगी होंगी मूड की या फिर फिजिकल सिम्टम्स की, लेकिन आपको ये याद रखना है कि उनको डिफरेंशिएट कैसे करना है और ट्रीटमेंट कब टाइम पे शुरू करना है, ठीक है। विल कंक्लूड। थैंक यू।